2009 का देखिए, उस समय भी यही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। आज कहा जा रहा है वो वीक प्राइम मिनिस्टर है। ये खासतौर पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अटैक इसी लाइन पर है। और इसको काउंटर करने के लिए जैसा 2009 में कांग्रेस ने किया, उन्होंने कहा कि ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। और जब एक ऑनेस्ट की छवि कांग्रेस ने 2009 में प्रमोट करने की कोशिश की, बीजेपी ने जब उस पर अटैक किया, वहां बीजेपी फॉल्टर्ड। इस बार शायद ये कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है और कांग्रेस ये बहुत बड़ी गलती कर रही है कि वो मनमोहन सिंह का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहती है। तो ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा वो सामने रख सकते हैं, ना ही वो मनमोहन सिंह को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू किया। कभी हिटलर कहा, कभी एंटी सेकुलर कहा। और यहां पर नरेंद्र मोदी को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस मिलता है, जहां पर पूरा जो डिस्कशन है, बजाय इसके कि रूलिंग पार्टी के काम पर, के एजेंडा पर डिस्कशन हो, नरेंद्र मोदी को यहां मौका मिलता है। और यही कारण है कि पूरा जो आज आपको डेलिब्रेशन दिख रहा है, एक तो रिटोरिक पर फोकस है। तो क्या ये जोखिम बना रहता अगर जैसे हमले उन्होंने शुरू किए, लगभग वैसे ही अगर वो ये कहते हैं कि हमने अमेठी, इंदिरा जी की ही तर्ज पर मैं भी अपना बेटा अमेठी को दे रही हूं, तो उधर से आवाज ये आती है कि उन्होंने जैसा अमेठी उन्हें दिया था वैसा ही अमेठी इन्होंने इनको दे दिया। क्या ये अगर इस तरीके से जवाब न दिया जाए पूर्णिमा जी, तो क्या नरेंद्र मोदी की जो अपनी उपलब्धियां हैं, जैसा कि वो कहते हैं, क्या वो काफी नहीं होंगी वोट लेने के लिए? नहीं, देखिए दिनेश जी, सबसे पहले हमें दोनों का जो पॉलिटिकल मॉडल है हमारा गवर्नेंस का, वो देखना होगा। इंडिया का मॉडल और चाइना का मॉडल बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। इंडिया में पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपनी सरकार चुनते हैं। तो जो भी पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, उसको उसकी एक इच्छा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े। और ये एक तथ्य है कि जब बड़ी बड़ी रैलीज में नेता विकास के ऊपर बोलने लगते हैं, तो लोग जो रैलीज में आते हैं सुनने के लिए, वो जमाइयां लेते रहते हैं, उबासियां लेते हैं। और जैसे ही कोई पर्सनल कटाक्ष होता है या कोई चटपटा सा कोई चुटकुले टाइप का कमेंट पास किया जाता है, जनता बहुत तालियां बजाती है। तो नेताओं को लगता है कि इस तरह से वो जनता के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, इसलिए धीरे धीरे विकास के मुद्दे गौण होते चले जाते हैं। दूसरा, विकास बहुत ज्यादा इमोटिव सब्जेक्ट नहीं है। और हमारा अभी भी जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लास है, वो ये मान के चलता है कि इमोटिव इश्यूज से हम ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस वजह से शायद विकास पीछे रह जाता है। बद्री, ये आपकी स्टडी क्या कहती है कि जब इस तरह के भाषण होते हैं जिनमें पर्सनल कटाक्ष होते हैं, कि विकास की बात पर तालियां नहीं मिलती, विकास की बात पर कोई खबर नहीं बनती और विकास की बात पर वोट भी नहीं मिलते? देखिए, विकास जो शब्द है उसका बड़ा एक अंतर्विरोध है उसके भीतर। एक तरफ वो रियल है, लेकिन उतना ही एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो विकास के साथ कोई जोड़ नहीं पाता। और विकास की दूसरी जो प्रॉब्लम है कि एक कलेक्टिव विकास, कलेक्टिव सुविधाएं और व्यक्तिगत सुविधाएं। जैसे गांव में आप जाइए तो हर आदमी कहता है नल लग जाए हमारे यहाँ और कार्ड मिल जाए, यानी बीपीएल कार्ड मिल जाए। सबसे बड़ा विकास का मानक यही है। तो घर घर जाके जब तक उनको नल न लगवाया जाए और जब तक वो नहीं बीपीएल कार्ड न दिया जाए, वो विकास नहीं मानेंगे। उनके लिए सड़क, बिजली वो कहते हैं, लेकिन उससे वो अपने को एसोसिएट थोड़ी देर तक करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। तो हमारी चाहत हमेशा नैरो से नैरोअर होती जा रही है। तो इस विकास के साथ रिलेशन का एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि विकास का डिस्कोर्स जिसने खड़ा किया, विकास पुरुष ने, उसने विकास के साथ 7+ जोड़ दिए। यानी जाति, मैं ओबीसी हूं, धर्म, मैं यानी आदित्यनाथ के पांव पर बैठना, अमित शाह और ये सारा कुछ, तो 7+ उसमें जुड़ गए, जिसमें तरह तरह के। तो वहीं से विकास का जो डिस्कोर्स है, अब विकास का डिस्कोर्स करेंगे और साथ से जाति भी करेंगे। मैं ओबीसी हूं, मैं गुजरात में बिना इस 7 डिस्कोर्स के ही उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव जीते, विकास के नाम पर ही जीत के आए। नहीं, आप उनके डिस्कोर्सेस का अध्ययन तो करिए कि क्या बोला है उन्होंने, कब कहां क्या बोला है। अभी तो दिखाई पड़ रहा है ना, अभी तो आप देखिए कितना खुल गया है। यानी पूरा जो विकास का डिस्कोर्स है, प्रवीण तोगड़िया, जी, गुजरात में उनके साथ वो कंपल्शन नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि इतना विस्तृत समुदाय है, इसीलिए ये हर तरह के। गुजरात में भी एक अलग तरह की आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आप जाइए ट्राइबल्स गुजरात में, वहां जब वो जाते हैं गांव में, जिस तरह से उन्होंने हनुमान के मंदिर बनाए हर गांव में जाया करके, और जिस तरह से पूजा और उसको अपनी पॉलिटिक्स से जोड़ा, वैसे ही वो यहां भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो एक और समस्या है इस पूरे डिबेट में, कि देखिए राहुल गांधी ने, हम लोग सबसे ज्यादा जो, यानी राहुल गांधी को ड्यू नहीं देती हमारी मीडिया और डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले उन्होंने जो विकास का डिस्कोर्स यूपी इलेक्शन में शुरू किया था, वो बहुत ही इश्यूज पर केंद्रित था और एक हार्ड बहस वो चाहते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया उसको। और मोदी ने जब बहस शुरू की प्रधानमंत्री के रूप में, मीडिया नहीं देता, लेकिन जनता दे रही है। हाँ, जनता ने भी यूपी में नहीं दी। चीन हमसे आगे क्यों है? जब ये हमने लोगों से पूछा, जनता से पूछा, तो उन्होंने ये कहा।
सर चीन की भागीदारी, चीन 100% व्यक्तियों के साथ 100% काम के हिसाब से काम करता है, जबकि भारत में 10% लोगों के लिए 100% लोग काम करते हैं, तो इसलिए भागीदारी में चेंज होना स्वाभाविक है। चीनी जो अर्थव्यवस्था है और चीन की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत फर्क है, लेकिन अभी मोदी साहब जी का सरकार आने वाला है यहाँ का, वो आने के बाद भारत की परिस्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का जो फर्क बोलते हैं ना वो है। चाइना का कौन सा भी आइटम हम लेते हैं तो ऐसे बोलते, कहावत है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो अपने भारत में ऐसा नहीं होता है, जो है वो एकदम मजबूती और अच्छी तरह से। चीनी अर्थव्यवस्था है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, एक पूरे विश्व का अगर इंडिया बैक ऑफिस कहलाता है तो चीन मैन्युफैक्चरिंग बेस कहलाता है। भारत की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो पिछले कई वर्षों से उसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, यहाँ के उद्योगपति भी काफी निराश हैं। चर्चा यहाँ आज की सियासत के आईने से पुरानी राजनीति के इतिहास को देखा जा रहा है, तोला भी जा रहा है, हिसाब भी मांगा जा रहा है। इसी पर होगी इस सेगमेंट में चर्चा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 60 साल में आपके लिए विकास के लिए जो कदम नहीं उठाए, 60 महीने में हम उठा करके दिखा देंगे भाई। मोदी कांग्रेस से 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं और जनता से मांग रहे हैं केवल 60 महीने। क्या 60 महीने में मोदी जनता के लिए वो सब कर देंगे जिसकी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, या फिर कांग्रेस ने पिछले 7 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसे उपलब्धि के चश्मे से देखा जाए? नेहरू, इंदिरा और पटेल जैसे नेताओं के नाम की तुलना आज की राजनीति में करना क्या जायज है? तब समय समीकरण और राजनीति का मिजाज बिल्कुल अलग था। इस तरह की राजनीति क्या सियासी दलों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या ये सब कुछ अनायास ही हो रहा है? चुनाव की रणभेरी बजने से पहले जहां महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार का मामला तूल में था, वहीं अब सारे प्रचार की दिशा और दशा ही बदल गई है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे तब बद्री साहब इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि दिल्ली जैसी जगह में जहां शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट के इतने काम कराए, कई लोग ये कहते हैं कि पूरे शहर को उन्होंने डबल स्टोरी बना दिया एक तरीके से, फ्लाईओवर्स बनाकर, वहां भी अगर शीला दीक्षित हार गई तो क्या लोग वाकई डेवलपमेंट चाहते हैं? और खासतौर से मेट्रोपोलिस में जहां ये कहा जाता है कि जातियों में बटा हुआ, मजहब के आधार पर वोट देने वाला समाज नहीं होता। पूर्णिमा जी, हकीकत क्या है डेवलपमेंट? नहीं, हकीकत एक्चुअली डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को इक्वली अपील नहीं करेगा। किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए नहीं होगा। रूरल एरियाज को आप डेवलप करेंगे तो अर्बन एरियाज कहीं अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस करेंगे, अर्बन में आप करेंगे तो रूरल एरियाज के लोग नाराज हो जाएंगे। और इसका सबसे